मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड है, सपोज ऐसे किधर भी बना सकते हैं, हमें जैसा समझने के लिए इजी रहेगा हम वैसा बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली इनवर्ड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मान लो Q इसका चार्ज था और M इसका मास था, V वेलोसिटी से एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो इस पर इतना फोर्स लगेगा, QVB साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होगा, QVB साइन थीटा। इस केस में थीटा 90 हो जाएगा, बिकॉज एंगल किसका किसका देखना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड है और वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स इस केस के लिए थीटा 90 हो जाएगा और QVB इतना फोर्स लगेगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जैसा बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा हमें राइट हैंडेड सिस्टम वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो पहले जो वेक्टर लिखा है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, फिर बाद में जो लिखा है उसको अंदर की तरफ जा रहा है तो हमें उधर फिंगर्स को मोड़ना है, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी आदत नहीं डालो तो अच्छा है, ठीक है। इसी से करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन पता चला, किधर आया, ऊपर की तरफ, तो पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, समझ आएगा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल हम बना लेते हैं समझने के लिए, ये ऐसे जा रहा था और फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है। अब हमें ये एनालिसिस करना है कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, किस तरह का पाथ होगा। तो हम कैलकुलेशन से पता लगाते हैं कि क्या बात सही है। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मान लो यहाँ टाइम लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दिया वेलोसिटी को, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या टाइम तो चलो 1 सेकेंड ले लिया तो वर्क ही रह जाएगा बस, ठीक है। अगर F और D परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन आ जाएगा 0, समझ में आया। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाकर वर्क करते हैं, मान लो ये डस्टर है, तो फोर्स लगा के वर्क करें और ऐसे छोड़ दें, तो इसको जो हमने वर्क किया है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। जो फ्री सिस्टम्स होते हैं उनमें अगर हम वर्क करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और अगर बाउंडेड सिस्टम है जैसे स्प्रिंग हुआ, धनुष हुआ, इन सब में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी आती है। तो यहाँ पर हमारा फ्री पार्टिकल है, इस पे अगर फोर्स वर्क करेगा तो इसको वर्क जो करेगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा, समझ में आएगा। यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता है, यानी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दूसरी बात, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, F इक्वल टू एम ए, लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही है, एक्चुअली है एक ही लॉ, 3 बना दिए जबरदस्ती पेज भरने के लिए, पेज भरने के लिए। असली बात देखिए, अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन जरूर होगा, और एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का होगा। अब देखो एक्सेलरेशन में दो चीजें होती है, डायरेक्शन और स्पीड। हमने यहाँ पता लगा लिया कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 मास इंटू स्पीड स्क्वायर। मास तो चेंज हो नहीं रहा है, पार्टिकल को तोड़ा काटा पीटा नहीं जा रहा है, तो मास में चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, मतलब स्पीड में चेंज नहीं हुआ। स्पीड में चेंज नहीं हुआ बट एक्सेलरेशन होना चाहिए क्योंकि फोर्स है, तो फिर क्या बचा चेंज होने के लिए, डायरेक्शन। एक्सेलरेशन तभी होगा जब दो में से कम एक चीज चेंज हो जाए। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, हमने यहाँ से पता लगा लिया, तो बचा गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो बट स्पीड चेंज ना हो, यानी कि एक्सेलरेशन हो बट स्पीड चेंज ना हो, ऐसा हमें देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पढ़ा था 11th क्लास में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो लगातार दोनों में ही चेंज होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन कैसे होगा? डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली चेंज होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी चेंज होती है। यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज नहीं होती, एक ही स्पीड से चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही हमें दिख रहा है, स्पीड में चेंज नहीं है बट डायरेक्शन में लगातार चेंज होगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मैच करती हैं। तो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पाथ होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। मेरा सर्कल सही नहीं बनता है कभी भी, समझ जाना। ये सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड है। ठीक है, फोर्स कितना है हमें पता ही है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इतना फोर्स होगा, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, v इसकी स्पीड होगी। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे चलेगा। ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि क्यों चलेगा, बट हमको पसंद है ये वाला डिस्कशन, ये पूछना कि बताओ तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तुम डायरेक्ट सर्कुलर पाथ बना देना। एग्जाम में आने वाली चीज क्या है? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर वन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बिकॉज द circular motion is possible only when there is a centripetal force. And what is the centripetal force? Centripetal force कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। नेचर में 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इतने ही होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों एक में ही आ जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, जो सिस्टम में अवेलेबल फोर्सेज होते हैं उन्हीं में से कोई फोर्स या डिफरेंट फोर्सेस के कंपोनेंट्स वो मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे चलाना। ठीक है, तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि mv²/r हम लिखते हैं, v स्पीड से चल रहा है, r रेडियस में चल रहा है, दिस फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स QVB। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल ये प्ले कर रहा है QVB। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगा mv/QV। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, बस तुम्हें पहचानना होता है कि m की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यूज क्या है, r निकाल लो। ठीक है, अगर हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालें, यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो 2πr, r की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं mv/QV और यहाँ v से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2πm/QV। ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 केसेस पढ़ लिए हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। एक तो तुम्हारे सामने दिख रहा है जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, और एक उसी दिन पढ़ लिया था QVB sin थीटा इतना फोर्स लगेगा, उस दिन डिस्कस किया था। अगर थीटा 0 हो या पाई हो तो साइन 0 और साइन पाई दोनों ही 0 हो जाते हैं, तो फोर्स हो जाएगा 0। तो अगर फील्ड के अलोंग पार्टिकल एंटर करता है, जैसे यहाँ फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर था, अगर पार्टिकल ऐसे जाता तो वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाता, बिकॉज फोर्स हो जाता है 0। तो अगर पार्टिकल फील्ड के पैरेलल है तो भी 0 फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। 2 केस हमने पढ़ लिए, फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में फोर्स 0 है, वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा स्ट्रेट लाइन में। परपेंडिकुलर एंटर किया तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा। एक बीच वाला केस रह गया, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, सम ऑब्लिक एंगल। बोलो।